मित्र नमस्कार। आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। मतलब मानव के जीवन की बहुत सारी मुश्किलों का हल। कहते हैं धरती को हम माँ मानते हैं और माँ का मतलब है कि वो बहुत जिंदा दिल है, वो जीवित है, वो जीवंत है। और ये जो धरती है, धरती को जब वेद में चलते हैं हम तो धरती को शिव कहा गया है। पृथ्वी मेरी शिव, पृथ्वी शिव का स्वरूप है और पृथ्वी के ऊपर जो माया है, प्रकृति की माया, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, उसको पार्वती बोलते हैं। आपको किसी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो सत्य ये है। आदि पिता शिव, ये विषय मानव के जीवन का है। मानव कहता है कि आदि पिता शिव, तो धरती पर है ना मानव, धरती पर मनुष्य है तो आदि पिता शिव माने धरती शिव है और धरती के ऊपर पार्वती यानी प्रकृति रूपी माया है, वो पार्वती है। अब मित्र, मैं आपको ऐसे बताऊं कि वर्तमान में हमारी फसलों को नाना प्रकार के दिक्कतें हैं कि उसके पोषण की दिक्कत है कि फसल को पोषण नहीं मिल पा रहा पूरा, तो उसके लिए फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं। फिर भी वो उसमें पूरे फसलों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, उसके बावजूद भी। अब जब फसलों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाए और वो भोजन मनुष्य ने खाया, तो जिन पोषक तत्वों की कमी फसलों को रह गई थी, वही कमी मनुष्य के शरीर में आ गई। अब मनुष्य भी हेल्दी नहीं है तो मनुष्य को फिर सप्लीमेंट्री फूड खाने पड़ रहे हैं। पशु भी, मनुष्य जो पशु पालता है वो भी हेल्दी नहीं, तो उसके लिए भी चिकित्सा व्यवस्था है। तो कई बार लगता है कि दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने ये जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, मतलब पढ़ाई लिखाई तो इसलिए हुई थी ना कि एक सत्य की खोज की जाए, और सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, बहुत सारी मानव जीवन में जो मुश्किलें हैं उनका समाधान क्या है। तो जब आदमी पढ़ लिख जाता है तो वो फिर चंद नोटों के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी योग्यता का जो उपयोग है वो अपने धन कमाने के लिए करता है। आज की तारीख में जो नाना प्रकार की परेशानियां मैं बता रहा हूँ, रिलेशन देखना कैसे है। तो जब जमीन को मैं माँ कहता हूँ, और माँ का मतलब ये है कि पार्वती भी है उसमें और शिव भी है। एक शब्द आपने सुना होगा, ह्यूमस। ह्यूमस ह्यूमस का मतलब होता है कि सॉइल में, सॉइल को चूंकि लिविंग पिंड कहा गया है, सॉइल में नाना प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। और देखिए साइकिल कैसे है, जो कहते हैं ना फूड चैन, फूड चैन। जब फूड चैन को समझिए ना, तो अभी तो बहुत किसी ने कह दिया कि वो बकरी घास खाएगी और बकरी को शेर खाएगा और ऐसे ऐसे करके वो ऐसी चीज़ें बनेंगी। ऐसी वो पूरा कंप्लीट साइकिल नहीं है। साइकिल देखिए, मैं समझा रहा हूँ आपको मित्र। साइकिल ये है कि जो क्रॉप के, फसलों के, बाग बगीचों के जो रेजिड्यू हैं उनको माइक्रोब्स खाता है, जीव खाते हैं। और जीव चूंकि लाइफ साइकिल सबकी है, जैसे मैं इंसान हूँ, मैं भी एक दिन मरूंगा, तो जब आज मैं जीव हूँ और जब मरूंगा तो क्या हो जाएगा, जीवांश में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो फसलें जो है ना वो मांस खाती हैं। अब आप खाओगे कि कैसी बात कर रहे हो। बेसिकली फसलें मांसाहारी हैं, लेकिन वो किसी का शिकार नहीं करती। वेद का सूत्र है, जीवय जीवहार। इस संसार में जीव ही जीव का भोजन है। अगर इस चैन को मैं ठीक से समझ जाऊंगा तो दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है। जैसे फसलों के अवशेष पशुओं ने खाए, उनका गोबर हुआ,
अनाज, फल, सब्ज़ी मैंने खाए, मेरा मलमूत्र हुआ, मेरा मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र रिटर्न होके कहाँ जाना चाहिए था? खेत में, खलिहान में, जंगल में। और जब ये जाता है तो क्या होता है? ये जो पशुओं का मलमूत्र है, ह्यूमन का वेस्ट है, तो ये इसको फिर कौन खाता है? इसको खाते हैं सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स। बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी मरते हैं, मतलब वो तो साइकिल है कि बायोमास है, बायोमास को फिर छोटे-छोटे जीव खाते हैं, फिर वो जीव मरते हैं, तो जो जीव की डेड इकाइयाँ हैं, जब बायोमास आया ना, तो बायोमास में 3 चीज़ें हैं, वो ह्यूमस में 3 चीज़ें हैं। जैव पदार्थ हैं, कुछ लिविंग माइक्रोब्स हैं और कुछ माइक्रोब्स की डेड सेल हैं। इसको ह्यूमस बोलते हैं, जहाँ पर 3 चीज़ें होंगी, ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिविंग इकाइयाँ हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड सेल हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमस। अब आज की तारीख में जो वैज्ञानिक हैं वो ह्यूमस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जीवांश कार्बन। तो देखिए जीवांश कार्बन में क्या है? जीवांश यानी कुछ मरे हुए जीव होंगे और जीवों के अंश होंगे और कार्बनिक पदार्थ हैं बट लिविंग नहीं है। अब मेरी बात को कई सारे देश के वैज्ञानिक ऐसे बोल सकते हैं कि आप क्या अलूल-जलूल बात करते हो, तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, जो चीज़ कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। माइक्रोब्स नहीं हैं, ये आप कंसीडर कर चुके हो, तभी आप 50 साल पहले से राइजोबियम और फिर आज के 30 साल पहले से पीएसबी, एज़ोटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइज़ा, सुडोमोनास, ये जो आप लिए घूम रहे हैं ना बायो फर्टिलाइज़र के नाम पर, इट मीन्स कि आप कंसीडर कर चुके हो कि सॉइल में लिविंग इकाइयाँ नहीं हैं और ये तय है, कोई माने या ना माने। तो हो क्या रहा है अब? आप देखिए सारे लोगों के कारोबार चल रहे हैं। क्योंकि सॉइल में ह्यूमस की कमी है, इसलिए फसलों को संपूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो किसान को फिर फर्टिलाइज़र डालना है। एक ही फर्टिलाइज़र डाल के ही काम नहीं चल रहा। फिर बीमारियाँ लगेंगी तो फंजीसाइड डालना है, फिर चूँकि पौधों का शरीर स्वस्थ नहीं है, सारे जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए फसलों को नहीं मिले, तो इंसेक्ट का अटैक भी होने वाला है, क्योंकि इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली ना चिड़िया है, ना मेढक है, वो भी मैंने मार डाले जाने-अनजाने और सॉइल के माइक्रोब्स भी मार डाले, तो अब कौन बचा? नेगेटिव पैथोजन बचे और कुछ इंसेक्ट बचे। फसलों की सुरक्षा करने वाले ना पॉजिटिव इंसेक्ट बचे और ना सॉइल में जो नेगेटिव पैथोजन को कंट्रोल करने वाले पॉजिटिव पैथोजन थे ना वो बचे। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। तो साहब फसलों को पोषक तत्व देने के नाम पर यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर दे दो, फिर मनुष्य बीमार होगा तो मनुष्य को जिंक दे दो, मनुष्य को आयरन दे दो, मनुष्य को फलाना दे दो, ढिमाका दे दो। क्यों दे दो? मीन्स कुदरत में व्यवस्था नहीं थी ना पहले। ये आज की नई-नई चीज़ें कहाँ से आ गई? तो सॉइल में ह्यूमस की कमी होगी तो फसलें खराब होंगी, फिर फसल खराब होगी तो मानव और पशु का स्वास्थ्य खराब होगा और फिर संपूर्ण दुनिया मृगमरीचिका की तरह इधर-उधर भटकेगी, अस्पतालों की शरण में जाएगी। खेती किसानी करने वाले बहुत सारे किसान लाखों किसान मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे किसान तो मुझको फ़ोन करके बात करते हैं, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और क्या करें, क्या करें? टेलीफ़ोन पर बहुत सारे उत्तर दे सकता हूँ, बहुत सारे उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आज भी किसान कहता है कि साहब और चूँकि वो क्या करे, किसान क्या करे? चूँकि एंटायर जो पढ़ा-लिखा समुदाय है, वो सब बकवास जो करता है ना बेवकूफ़ी की, कि जैविक खेती से इतना फ़ायदा होगा, प्राकृतिक खेती, फिर वही बात आ गई। मनुष्य जब अपने फ़ायदे की बात करेगा, हर इंसान को अपना फ़ायदा चाहिए, तो नेचर का फ़ायदे की बात कौन सोचेगा? मैंने बोला ना, आदि पिता शिव और आदि शक्ति दुर्गा। धरती ही शिव है और प्रकृति ही दुर्गा है और दुर्गा का बायोडाइवर्सिटी का स्वरूप मैंने गंदा कर दिया और शिव के प्राण मैंने ले लिए। जब इंसान अपने माता पिता के प्राण हरेगा, प्राण ले लेगा, उनको बर्बाद करेगा, उनके वैभव को क्षति पहुंचाएगा, तो उसके हालात तो खराब होने हैं ना।
तो खेती लाभ देखिए आप, जिसका पिता संपन्न होगा, माता संपन्न होगी, तो संपन्न पिता, संपन्न माता अपनी प्रॉपर्टी किसको देगी? बच्चों को देगी ना। लेकिन अगर बच्चे माता-पिता का छीन लें, दारू पी जाएँ, जुआ खेल जाएँ और माता को, पिता को कंगाल कर दें, और फिर उसके बाद वो कहें तरक्की का रास्ता क्या है, खुशहाली का रास्ता क्या है, मैं संपन्न कैसे बनूँगा, तो नेवर, कभी संपन्न नहीं बनोगे। तो खेती में मित्र, किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे बुजुर्ग लोग कहे गए हैं, लालच बुरी बला। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको नाना प्रकार के लालच बाँटेंगे। ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये डाल दो, वो डाल दो, मेरा ले लो, तेरा ले लो, उसका दे दो, उसको क्या मतलब ठगी का खेल आज भी अनवरत जारी है। हर व्यक्ति जो चंद कुछ चीज़ें जान गया है ना, तो बेच रहा है उनको, और आप खरीदते हो। अब बेचने वाले की मार्केटिंग का सिस्टम आप जानते हो कि बाजार में फेयर एंड लवली से या किसी भी क्रीम से कोई गोरा नहीं हुआ, लेकिन लोग लगा रहे हैं ना। इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट नहीं मरा, लेकिन लोग डाल रहे हैं ना। फंजीसाइड से बीमारी नहीं गई, लेकिन लोग डाल रहे हैं ना। ठीक है ना। खेती का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्र किसान देवता है, और खेती तो ये मान लीजिए कि जो किसान है ना, वही भगवान की पूजा करता है। लेकिन भगवान की पूजा किसान किया करता था, मेड़ बनाता था, पेड़ लगाता था, बारिश का पानी रोकता था, अन्न उगाता था, बैल चलाता था, मिट्टी को ज़िंदा रखता था, वनस्पतियों को ज़िंदा रखता था, किसी जीव को नहीं मारता था। आज पढ़े लिखे लोगों ने क्या है, उसको दिमाग में भर दिया कि फसलों की पैदावार के लिए आपको ये डालना है, और इंसेक्ट इंसेक्ट लगेगा तो उसके लिए ये डालना है, फंगस बीमारी लगेंगी तो ये डालना है। यार क्या डालना है यार। मित्र किसान भाइयों से कहता हूँ, देखो दुनिया तो लूटेगी आपको। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसान के घर का है बेटा। मैं दो ही चीज़ कहता हूँ, इस देश की दो समस्या हैं, किसान अपनी ज़मीन का नहीं हुआ, किसान का बेटा अपने बाप का नहीं हुआ। बस इतनी सी कहानी है। किसान अपनी ज़मीन का हो जाए, मतलब किसान अपनी ज़मीन के प्रति वफ़ादार हो जाए, और किसानों के पढ़े लिखे बच्चे जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, टेक्नोक्रेट हैं, जो न्यायपालिका में बैठे हैं, जो विभिन्न पदों पर सुशोभित हैं, अगर उनका चिंतन अपने पिता के प्रति सात्विक हो जाए, और किसान का चिंतन अपनी ज़मीन के प्रति हो जाए, इस देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से भारत पुरोहित राष्ट्र बन सकता है, अमन चैन का वातावरण यहाँ बन सकता है। लेकिन अगर लालच में, देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर तो 100% लालच है, और वो आपको लालची बना रहा है। अब आप लालच करते हो लेकिन हार जाते हो। तो जुआ होता है ना, जुआ में जिसको ताश का पत्ता फेंकना आता है वही जीतता है। जिसको ताश के पत्ते की चोरी आती है, जिसको ताश का पत्ता फेंकना आता है, जिसको, वो जुए में जीतता है। और किसान, आप तो सज्जन हो, आप पत्ता नहीं फेंक सकते हो, इनके साथ जुआ खेलना बंद कर दो ना यार। इस पूरी बेवकूफ़ों की दुनिया है। आपका और आपकी ज़मीन से सीधा सीधा रिश्ता है। आप धरती माँ से मांगिए ना। धरती माँ से मांगने का मतलब, धरती माँ जाने कब से कह रही, बेटा तू मेरी थोड़ी सी परवाह कर ले, मैं तुझे भर दूंगी। मतलब तू कल्पनाओं से ज़्यादा पा सकता है, और पाते ही था। 17वीं शताब्दी तक हमारा देश सोने की चिड़िया था। फिर आज कंगाली के कगार पर किसान का भी 40-50 साल पहले कोई न्यूज़ नहीं है कि देश में कोई किसान सुसाइड करता था खेती में घाटा हो जाने की बदौलत। आज हजारों किसान प्रति वर्ष सुसाइड करते हैं क्योंकि खेती में घाटा हो गया, और घाटा कुछ नहीं हुआ, जमीन घाटे में चली गई, इसलिए आपको घाटा है। खेती तो इतना अच्छा धंधा है। एक नौकरी पेशा वाला आदमी 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करता है, 10 साल में 2 गुना होता है। बनिया अपने 1 लाख रुपए को 2 गुना करने के लिए 4 साल में प्रयास करता है 2 गुना हो जाए। खेती तो वो चीज़ है, अगर धरती जिंदा है, एक गेहूं का, चने का, मटर का, मसूर का, ज्वार के, बाजरे को, एक बाजरे का दाना कहीं फेंक के देखो, धरती कुदरत 4 महीने में 200 गुना करके देती है। लेकिन कब? जब माँ का स्वरूप बेहतरीन होगा, जिसकी माँ जिंदा होगी,
जिसकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उस संसार को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और किसान ने अगर अपनी माँ का स्वास्थ्य सही कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ, ना जाने कितने लोगों की दुकानों में ताले लग जाएँगे। आपकी ज़मीन, आपकी दुकान है, बढ़िया अपनी दुकान को सजाता है और आप अपनी दुकान को खराब कर रहे हैं। आपने खेत की मेड़ काटी, खेत की मेड़ के पेड़ काटे, खेत को नंगा कर दिया, उसके नीचे का पानी लूट लिया, उसकी उर्वरा शक्ति लूट ली। एक बार मित्र, मैं बता रहा हूँ, मैं 4 सूत्र कहता हूँ, किसान खेत की मेड़ बना करके बारिश का पानी संचित कर ले, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा ले और खेती से निकलने वाले सारे के सारे जो पदार्थ हैं, जो रेजिड्यू हैं, उनको खेत को रिटर्न कर दे। और फिर देखिए, आप तितली आ जाएगी, मधुमक्खी आ जाएगी, केंचुआ आ जाएगा, मेंढक आ जाएगा। आपको ना फंजीसाइड की ज़रूरत है, ना इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। मित्र, हालात बहुत ख़राब हैं। अगर आप नहीं चेते ना, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं विनोद कुमार सचान हाथ जोड़ के सभी से एक ही निवेदन करता रहता हूँ कि सारे लोग प्रसन्न रहें, और ख़ास करके किसान और मज़दूर देश का प्रसन्न हो जाए। गांव के भूमिहीन किसानों को कहीं पलायन करके बाहर न जाना पड़े, उनकी रोजी रोटी उनके गांव में हो जाए। और ये कब होगा? जैसे किसान की फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड की, मैकेनाइजेशन की और इसकी उसकी लागत कम होगी, वो किसान अपने मज़दूर को मज़दूरी दे पाने में सफल होगा। अन्यथा दिक्कतें तो बहुत हैं। नमस्कार।